चलो ध्यान से सुनो, हम लोगों को आज देखना है कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन को हमने देख लिया था। बाह्य श्वसन में आपने क्या देखा था? बाह्य श्वसन जो है ये 4 तरीके होते हैं बाह्य श्वसन में। पहला श्वासोच्छ्वास था, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। ये क्लियर? इसके बाद श्वासोच्छ्वास के बाद था दूसरा कंडीशन, इसी में निःश्वसन, और यही तो कहलाता है निःश्वसन और निःश्वसन दोनों को मिला के ही श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसके बाद क्या था? गैसीय विनिमय था। गैसीय विनिमय मतलब ऑक्सीजन का किस तरीके से ब्लड में ना परिवहन किया जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन को लेके जाता है। ये गैसीय विनिमय के बाद अगला आपने पढ़ा था ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमने क्या किया था? परिवहन। किस तरीके से परिवहन होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है और जब बाद में माइटोकॉन्ड्रियम पहुंचता है तो टूट करके हीमोग्लोबिन हो जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से ऑक्सीजन बन जाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। भी हम लोग वो देखेंगे प्रोसेस। इसके बाद और प्रोसेस क्या था? अंतिम एक और था ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय। ये 4 तरीका था बाह्य श्वसन का। आज हम लोगों को देखना है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। क्या? आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन देखिए, अब ध्यान से आप देखिए, इसे आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते किसे हैं? यह सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है ना। यह किसमें होता है? सजीवों में। तो किसमें होता है? यह सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है। दूसरी सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात, तुम मत बोला करो, कंफ्यूज करते हो बैठ के आगे, बोला ही मत किया करो। जो पढ़ा रहे हैं आप बाद में बोलना ना। यह सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है। यह कैटाबोलिक रिएक्शन है। कैसा? कैटाबोलिक। कैटाबोलिक अंग्रेजी में लिखना चाहो तो अंग्रेजी में कैटाबोलिक क्रिया है। कैटाबोलिक देखिए, अब कैटाबोलिक और एनाबोलिक 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। कैटाबोलिक मतलब जो मानव हम लोग करते हैं, जैसे किसी भी चीज को खाओ और खा करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना, क्या कहलाता है? कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या कहलाता है? और एक होता है एनाबोलिक ना, सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल में। पेड़ पौधे सरल चीज को लेते हैं, नीचे जाइलम से पानी लेते हैं और पत्तियों से फ्लोएम से क्या ले लेते हैं? प्रकाश, और दोनों माने पानी और प्रकाश लेकर के भोजन बना ले रहे हैं। अब सोचो, पानी भी सरल आसानी से मिल जा रहा है और ऊपर से प्रकाश भी। ऐसे ही हम लोग में होता तो हम लोग पानी पी लेते और जाके धूप के सामने क्या करते? कपड़ा उपड़ा उतार के सेक लेते, तो क्या मिल जाता? अपने आप भोजन बन जाता। तो कोई कमाता उमाता? आराम से घूमते रहते, जहां देखो वहीं मार कर लेते, डर रहता नहीं। अपना क्या करना था? अब आप देखो, हम लोग अगर मार दंगा कर लिए, लग गया चोट तो चोट लग जाएगा, तो चोट लगने पे हम लोगों को फल फ्रूट खाना पड़ेगा कुछ न कुछ। और अगर हम लोग पेड़ पौधे की तरह रहते तो क्या होता? चोट लगता, अपना कपड़ा उपड़ा उतारते और पानी पीते हैं, धूप ले लेते, तो क्या मिल जाता? आसानी से ऊर्जा। तो ये प्रोसेस कहलाता है, किसमें होता है? पेड़ पौधों में। तो उसी को कहते हैं एनाबोलिक। और हम लोगों में कैटाबोलिक। हम लोगों का जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब बहुत काम होगा। पहले आप भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खाओगे, फिर तोड़ोगे, बहुत सारा क्रिया करोगे। तो यह एक कैसी क्रिया है? कैटाबोलिक का मतलब समझ में आया? अब देखो, ये कैटाबोलिक जो क्रिया है, आपने पाचन के समय सबसे पहले अंतर्ग्रहण किया। भोजन को क्या किया? अंतर्ग्रहण माने भोजन को मुंह में डाला। अगर आपके पास हाथ है तो हाथ से, पक्षियों अपने चोंच से ना, तो सबका अलग अलग, मेढक अपने द्विशाखित जीभ से। तो इस तरीके से भोजन को ग्रहण किया। अब भोजन को जब आपने ग्रहण किया तो उसको अपने दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब छोटे छोटे टुकड़े में जो टूटा, और टूटने के बाद 3 चीज बनेगा। या देखो, मुख्य रूप से 3 ही बनता है। एक ग्लूकोज होगा,
दूसरा वसा होगा, तीसरा प्रोटीन होगा। सबसे पहले पचेगा ग्लूकोज, बाद में वसा और अंत में प्रोटीन। सबसे अंत में पाचन किसका होगा? प्रोटीन का। अब ये जो ग्लूकोज है ना भैया, ये ग्लूकोज टूट जाता है। ग्लूकोज कितने माने जो हमने भोजन किया है उस भोजन किसके रूप में बदल जाता है? ग्लूकोज के रूप में। और यही ग्लूकोज, ध्यान से सुनो, जो हमने भोजन किया भोजन ग्लूकोज में बदल जाता है। इस ग्लूकोज का ब्लड के थ्रू ये सभी जगह पहुंच जाता है। और यह ब्लड के थ्रू जब पहुंचता है तो कोशिकाओं में इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में कर लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन क्या है? जब हम किसी भोज्य पदार्थ को खाते हैं तो उसका पाचन होता है। पाचन के दौरान यह ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिकाओं पहुंचता है और वहां हमको ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहते हैं। इतना जितना बोल दिए यही है। आपसे कोई पूछे कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन क्या है, तो यह सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है। यह कैटाबोलिक क्रिया है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी? ऑक्सीकरण। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये तीन चीजें आपको जानना है। इसके बाद इससे हमको क्या मिलता है? यह कोशिकाओं में जाता है जब ग्लूकोज, तो कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचने पर हमको ऊर्जा प्रदान करता है। जिस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। क्लियर? अगर आपसे कोई कोशिकीय श्वसन पूछेगा तब क्या बोलोगे? माने भोजन जब पाचन होता है तो भोजन पाचन के दौरान क्या बनता है? ग्लूकोज, वसा और प्रोटीन। ये ग्लूकोज का ब्लड में मिल जाता है और ब्लड से पूरे कहाँ पहुंच जाता है? कोशिकाओं में। और इन कोशिकाओं में इसका हम लोग एनर्जी के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है क्या? कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। इसका सूत्र भी आपको लिखवाए थे, C6H12 और O6 और प्लस 6O2 और इधर बनेगा श्वसन होगा। और श्वसन के दौरान हमको ये मिलेगा क्या क्या? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा CO2 और जल मिलेगा। और क्या मिल जाएगा? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे करते हैं ऊर्जा की मुद्रा। क्या? ऊर्जा की मुद्रा। ठीक, ऊर्जा की मुद्रा। ठीक, हाँ, इधर देख लेना अपना कार्बन कितना है? कार्बन 6 है तो यहाँ 6। हाइड्रोजन देखो कितना है? 12, तो यहाँ 6 कर देंगे, 6 दूना। ये तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े ही है, रिएक्शन को संतुष्ट करना, तो आप इसको देख लिए। अब ये जो होता है ना, यह आंतरिक श्वसन। अब ये आंतरिक श्वसन दो तरीके का होगा, एक आक्सी और एक अनाक्सी। ये कितने प्रकार का होगा? 2। ऊपर वाला मिटा दें, आप बता लोगे ना? हम मिटा रहे हैं इसको। यह सजीवों में होता है या कैटाबोलिक रिएक्शन है या ऑक्सीकरण है, प्रक्रिया है। और ये ऐसे टूटता है, इतना। अबे देखिए कि 2 तरीके का होगा। एक को हम लोग कहेंगे आक्सी श्वसन और एक को कहेंगे अनाक्सी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होगा तो उसे हम कहेंगे आक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, अनुपस्थिति में, उसे हम कहेंगे अनाक्सी। अरे पता चल रहा है भाषा से। आक्सी माने ऑक्सीजन की उपस्थिति, अनाक्सी माने ऑक्सीजन की उपस्थिति न हो। तो देखो, ये जो आपने आक्सी और अनाक्सी कितने प्रकार का? 2। एक को हम कहेंगे आक्सी और एक को अनाक्सी। तो पहले अनाक्सी के विषय में लिखते हैं। अनाक्सी श्वसन और अगला आक्सी श्वसन। अनाक्सी का मतलब क्या होगा भैया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आक्सी का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना, श्वसन। अब ये किस में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ध्यान से सुनना, ये आक्सी तथा अनाक्सी दोनों होता है। यानी जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस दोनों प्रकार का होता है। ग्लाइकोलिसिस। तो आपसे पूछा जाएगा ग्लाइकोलिसिस कैसी प्रक्रिया है, तो यह आक्सी तथा अनाक्सी दोनों प्रकार की प्रक्रिया है ना, दोनों प्रकार की है। अगर पूछ ले तो ये इसमें भी होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन की, लेकिन होता कहाँ है? तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में। ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। कोशिका के साइटोप्लाज्म में कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में।
साइटोप्लाज्म। ये कोशिका द्रव्य। हाँ, कोशिका के साइटो, याद करके रखिएगा, एकदम भाषा ये दिया है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है यह कहाँ होता है, तो सीधा बताएंगे कोशिका के साइटो। ये साइटोप्लाज्म ही भाषा देता है, इसलिए हम यही बोल रहे हैं, यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। यह ग्लाइकोलिसिस क्या है, कैसी प्रक्रिया है, अनाक्सी तथा अनाक्सी दोनों प्रकार का। यह ना एनएरोबिक और एरोबिक, अंग्रेजी में कहते हैं एनएरोबिक और एरोबिक, यह दोनों प्रकार का प्रोसेस है। अब देखो ग्लाइकोलिसिस कहते किसे हैं, ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं, तो देखो ग्लूकोज के कितने, ग्लूकोज में अब देखो ग्लूकोज है क्या, C6H12 और O6। ग्लूकोज के 6 अणुओं का, कितने अणु है कार्बन के 6, किसमें बदल जाना, 2 पायरुविक। हाँ, 2 पायरुविक अम्ल में, पायरुवेट, वेट लिख लो, पायरुविक या पायरुवेट प्लस 2 ATP। अब ये 2 ATP क्या है अभी हम आपको समझाएंगे, अभी ये प्रोसेस नहीं है। तो ग्लाइकोलिसिस कहते किसे हैं भैया, तो ग्लूकोज के ना 6 कार्बन वाले एटम का, पायरुवेट के 3 कार्बन वाले एटम के 2 अणुओं में टूटना। कितने कितने, 2। तो कितने कार्बन के कितने एटम में, 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन के कितने अणुओं में टूट जाएगा, 2। ध्यान से सुनना क्या कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे ग्लाइकोलिसिस क्या है, ध्यान से समझो, तो ग्लूकोज के ना, ग्लूकोज के 6 कार्बन का, ग्लूकोज के कितने कार्बन का, ये कितने कार्बन है ग्लूकोज में, 6 कार्बन का ना, हाँ, पायरुविक अम्ल के 2 पायरुविक अम्ल में टूटना ना, 2 पायरुविक अम्ल में अगर टूटेगा तो 3 कार्बन के 2 पायरुविक अम्ल में, कितने कार्बन, 3 कार्बन के 2 पायरुविक अम्ल में। अब बताओ यहाँ कितने कार्बन है, तो यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 2 इधर, यहाँ टूट गए, तो 2 जगहों में टूटा। और पायरुविक अम्ल कई थी, एक पायरुविक अम्ल ली, एक पायरुविक अम्ल ली, तो कई पायरुविक अम्ल, तो 2 पायरुविक अम्ल के न 3 कार्बन में टूटने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो फिर से बताएं, ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम का पायरुवेट के 3 कार्बन एटम के 2 अणुओं में टूट जाना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। और समझ में आ रहा है ना, ध्यान से फिर से सुनो, ग्लूकोज के कितने कार्बन का, 6 कार्बन का पायरुवेट के 2 अणुओं में टूटना और 3 कार्बन के अणुओं में टूटना, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, कितने अणु में टूटना, पायरुवेट के 2 अणुओं में टूटना। और एक पायरुवेट में कितने कार्बन, 3, तो 3 कई कार्बन, यहाँ कार्बन कितना था, तो पायरुवेट के 2 अणुओं में टूटना जिनमें 3 कार्बन होता है, उसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। यह ग्लाइकोलिसिस आक्सी और अनाक्सी दोनों प्रकार की अभिक्रिया है, आक्सी और अनाक्सी दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखो आक्सी और अनाक्सी दोनों प्रकार की अभिक्रिया है भैया, तो ये देखो पहले हम देख लेते हैं अनाक्सी, पायरुवेट के लिए क्या, अनाक्सी। तो अनाक्सी के लिए हम यहाँ बना रहे हैं फिगर, जब यहाँ क्या होगा, पहला वाला फिगर है, जब इधर बनाया दिखेगा ना, जब अनाक्सी श्वसन हो, क्या अनाक्सी श्वसन के लिए बता रहे हैं, अनाक्सी यानी विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन न हो। अभी देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो ये ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, ये ऑक्सीजन हो तब भी होगा, ऑक्सीजन न हो, ग्लाइकोलिसिस जब ऑक्सीजन रहेगा तब भी, और ऑक्सीजन न रहेगा तब भी। और ऑक्सीजन नहीं रहेगा, पहले हम लोग ये देख ले रहे हैं कि जब ऑक्सीजन न हो तब क्या होगा, और जब बाद में हम लोग देख लेंगे जब ऑक्सीजन हो तब क्या होगा। ठीक, तो पहले ऑक्सीजन जब न हो तब क्या होगा, तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा ना भैया, तो ये 2 चीजों में टूटेगा। एक देखिए क्या बन जाएगा, दो टुकड़ों में टूटेगा। एक से आपको ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपके कोशिकाओं माने आपके मसल्स में, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल। तो एक बन जाएगा लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड बनेगा कहाँ, मसल्स में, मसल्स ना, मसल्स यानी मांसपेशियों में। और दूसरा बनाएगा इथाइल एल्कोहल,
एल्कोहल। अब ये दोनों को हम आपको समझा रहे हैं, घबराइए नहीं। इथाइल एल्कोहल, ये बनाने का काम ईस्ट और बैक्टीरिया करेगा। कौन? ईस्ट और बैक्टीरिया, ईस्ट प्लस बैक्टीरिया। अब ध्यान से सुनना आप, ये सब सेल में ही होने वाले क्रिया हैं, इसीलिए यहाँ कोशिकीय श्वसन लिखे हैं। ये दोनों क्रियाएं कहाँ होंगी? सेल में, क्योंकि मानव की जो मांसपेशी है ये पूरा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। तो अगर आप देखो ध्यान से, जब आप कभी ज्यादा दौड़ लेते हो या फिर कोई काम कर लिए, तो ऐसी स्थिति में आपके मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्या जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जमने की वजह से ये कब जमता है? जब आपने ज्यादा काम कर दिया और ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो उसी को हम कहते हैं क्या? अनऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन यहाँ नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो दो प्रोसेस होगा। एक तो मानव में हो जाता है जैसे लैक्टिक अम्ल जम जाना, ज्यादा काम करने से मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिस वजह से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिससे हमको दर्द होता है। बाद में लैक्टिक अम्ल टूट जाता है तो फिर एक दिन दर्द रहता है। जैसे आप पहली बार कभी दौड़ना चालू करो ना, पहली बार आप खूब जुनून में आए कि आप फोर्स में भर्ती हो जाए, चाहे जोन हो जाए, मर जा चले, पहले दिन पहुंचा फील्ड पे और क्या काम करे? हाँ, 10-12 किलोमीटर मार दा, 4-5 दिन हो रहा है, बाप रे ना। तो यानी यहाँ क्या जम गया आपके मांसपेशियों में? किसकी वजह से जम गया जानते हो? क्योंकि आप जब दौड़ रहे थे ना, तो शरीर को हमको चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी वहां चाहिए था। ऑक्सीजन पहुंचत रहा लेकिन इतना तेज तेज यहाँ दरे नहीं, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? कमी। तो ऑक्सीजन की कमी हुआ, और जब ऑक्सीजन की कमी हुआ तो यहाँ क्या जम गया? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल नहीं जमता तो दिक्कत हो जाती। भगवान जानते थे आदमी दिक्कत कर देगा, तो इसीलिए भगवान ने वहाँ क्या कर दिया? लैक्टिक अम्ल जमा दिया, नहीं तो नसें फट जाती और भी दिक्कत हो जाता। तो इसीलिए यहाँ जम जाता है क्या? लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल जम जाएगा तो आपको दर्द होगा। दूसरा, ये भी कोशिका में होगा, इथाइल एल्कोहल बना लेते हैं। कौन? ईस्ट और बैक्टीरिया इथाइल एल्कोहल बना लेते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? किण्वन। ये देखिए, यही क्रिया है इथाइल एल्कोहल बनने वाला ना, ईस्ट और बैक्टीरिया, यही 3 काम होता है। एल्कोहल जो हम लोग पीते हैं वो भी इसी प्रक्रिया द्वारा, किण्वन द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन द्वारा। किसके द्वारा? ये दोनों प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? किण्वन। ये दोनों लैक्टिक एसिड और इथाइल एल्कोहल बनने की प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब क्या? किण्वन। हिंदी में से कहते हैं किण्वन, किण्वन, किण्वन। ठीक, किण्वन। तो किण्वन वाली प्रक्रिया, लैक्टिक अम्ल का जमना भी और इथाइल एल्कोहल का भी बनना ईस्ट और बैक्टीरिया द्वारा, ये क्या कहलाता है? किण्वन। इसी किण्वन के द्वारा लैक्टिक अम्ल यानी देखो दही बनता है। क्या बनता है? दही बनता है, सिरका बनता है, सिरका। क्या बनता है? सिरका। और एल्कोहल, ये एल्कोहल जो हम लोग शराब पीते हैं ये भी बनता है इसी फर्मेंटेशन के द्वारा। बजबजा देता है ना, जब आप उसमें महुआ हुआ बनाते हैं तो पूरा उसमें, हाँ, दवा में भी उपयोग किया जाता है। ये पूरे दवा को ना एकदम बजबजा देगा। बजबजाने का मतलब समझ रहे हो ना? एकदम अच्छा पूरा किचाहिन कर देगा एकदम ना। तो यही कहलाता है क्या? किण्वन। किण्वन की क्रिया समझ गए? अब आपको समझ में आया कि ग्लाइकोलिसिस जो था यह ऑक्सी तथा अनाक्सी दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। यह दोनों प्रकार की कहाँ होता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में। तो पहले हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस कहते किसे हैं? ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम का पायरुवेट के 3 कार्बन के 2 अणुओं में टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। यह ऑक्सी तथा अनाक्सी दोनों अभिक्रिया है। ऑक्सी अभिक्रिया को, अनाक्सी अभिक्रिया को हमने देखा कि अनाक्सी अभिक्रिया ये फर्मेंटेशन कहलाता है। यह 2 रूपों में टूटता है, एक लैक्टिक अम्ल बनना और दूसरा इथाइल एल्कोहल बनना। लैक्टिक अम्ल कोशिकाओं में थकान की वजह से बन जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये आप देखते होंगे यहाँ भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। आप देखो, जब सिरका बनाते हो तो मोइला ऊख, मोइला ऊख माने ऐसा ऊख जोने के खराब रहे ना, जौन लाल लाल हो जाता है, खराब वाला ऊख, वो ललका ऊखिया के पेड़ लेथिन और पेड़ करके उसको डिब्बा में बंद करके अब का लगा देती। अब अगर ढक्कन लगा दिए तो ऑक्सीजन उसमें जाएगा? ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या बन जाएगा? सिरका। ऐसे ही शराब भी बनता है, लेकिन कभी कभी ये शराब
जैसे मेथिल एल्कोहल अगर हो जाए तो पढ़ाए रहे, मेथिल एल्कोहल ज्यादा हो गया तो आदमी की मौत, एथिल एल्कोहल की जगह क्या हो जाए मेथिल तो गड़बड़ाई जाए, तो ऐसी स्थिति में आदमी की क्या हो जाती है मौत। तो कभी कभी आदमी उसको गाड़ देता है जमीन में तो आदमी की क्या हो जाती है मौत, क्योंकि एथिल किस में बदल गया है मेथिल में, आदमी की मौत हो जाती है। तो ये भी फर्मेंटेशन की क्रिया है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण माने ग्लाइकोलिसिस क्या है। अब ग्लाइकोलिसिस को हम लोग यहाँ समझेंगे, ऑक्सी श्वसन में कितने चरणों में कंप्लीट होगा, कितने चरण में कंप्लीट होगा, 4। कितने चरण में, 4। तो पहला चरण कहलाएगा क्या, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा चरण कहलाएगा लिंक अप क्रिया, क्या लिंक अप क्रिया। तीसरा चरण कहलाएगा क्या, क्रेब्स चक्र या क्रेब्स चक्र को, ग्लाइकोलिसिस को ही हम लोग 3 EMP पाथवे भी कहते हैं। इस ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं, EMP पाथवे। EMP का मतलब होता है इम्बडेन, कौन इम्बडेन, P का मतलब यम का मतलब यम यम, EMP हाँ EMP, E का मतलब इम्बडेन, इम्बडेन, मेयर ऑफ और परनास, ये 3 लोगों ने इस अभिक्रिया को खोजा था। किस अभिक्रिया को भैया, ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस को कितने वैज्ञानिक ने, 3। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं EMP पाथवे। EMP, इस ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, EMP पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम EMP पाथवे। ये आप उतारो तो हम लोग 4 चरण में कैसे कैसे आपको एनर्जी मिलता है उसको देखते हैं। उतार लो, ठीक। कहीं दिक्कत हो तो बता दें फिर से। यानी ग्लाइकोलिसिस को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं ना। ग्लाइकोलिसिस अब फिर से पढ़ना है, यानी जो कोशिकीय श्वसन है ये 4 चरणों में संपन्न होगा। तो ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमने देख लिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। यह 2 तरीके का हो सकता है, एक होगा क्या, लैक्टिक एसिड का बनना, और दूसरा होगा ईस्ट या जीवाणु के द्वारा इथाइल अल्कोहल का बनना। इथाइल अल्कोहल में दही, सिरका, ये जो भी बनता है ये सब प्रोसेस। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा, लैक्टोबैसिलस, ठीक। कहीं दिक्कत नहीं ना। अब इसी देखिए ऑक्सी श्वसन या कोशिकीय श्वसन का ना, अब हम लोग ऑक्सी श्वसन या कोशिकीय श्वसन जो हम लोगों को माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह कितने चरणों में होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ना, कितने चरण में संपन्न होगा, 4। कितने चरण में, 4। तो ये कोशिकीय श्वसन। अब अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब उपस्थिति में देखिए 4 चरणों में होगा। तो फिर से हम लिख रहे हैं ना, ग्लाइकोलिसिस पहला चरण होता है ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का। देखो हम पहला चरण लिख रहे हैं, चरण नंबर 1, पहला चरण। कितने चरण में होगा, 4 चरण। चारों चरण लिखे हैं हम क्या इधर, देखो क्या दिया है, कोशिकीय श्वसन। वही देखो जो छोटा छोटा दिया है, कोशिकीय श्वसन, जो कल देख रहे थे यार, कोशिकीय यही दिया है श्वसन। आगे बैठो, जब बोलेंगे बोलो, तो बैठ के कुछ बोल नहीं पाओगे। क्या है, 4 कोशिकीय श्वसन, हाँ 3, लेकिन 4 चरणों में कंप्लीट होगा। तो चरण नंबर 1, चरण नंबर 2 लिंक अभिक्रिया, नंबर 3 क्रेब्स चक्र, और नंबर 4 इलेक्ट्रॉन का परिवहन। नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 3 क्रेब्स चक्र, और नंबर 4 क्रेब्स सही लिखे हैं, देख लो, क्रेब्स चक्र। नंबर 4 इलेक्ट्रॉन परिवहन ना, परिवहन। अरे क्रेब्स लिख लो भैया, क्रेब्स, बस सही है, क्रेब्स चक्र। ये चरण 1 को भी लिख लो, ग्लाइकोलिसिस,
कितने चरण में? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, लाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर सेकेंड, चरण थर्ड और चरण ठीक। अभी आपने ये देखा कि जो ग्लाइकोलिसिस है, यह ग्लाइकोलिसिस ऑक्सी भी होता है और अनॉक्सी के विषय में हमने आपको बता दिया कंप्लीट। ग्लाइकोलिसिस कहते किसे हैं ना? देखो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का, 6 कार्बन वाले किसका? ग्लूकोज का, ग्लूकोज का 2 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल में, पायरुविक लिख रहे हैं, पायरुविक, पायरुविक, पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल में बदलना। तो 2 पायरुविक अम्ल में, कितने पायरुविक अम्ल में? 3 कार्बन वाले 2 पायरुविक अम्ल में। यहाँ देखो फिर से लिख दे रहे हैं, कितने कार्बन? 3, 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन वाले 2 पायरुविक अम्ल में। अब 3 कार्बन वाले 2 पायरुविक अम्ल हो जाएगा तो सही है, 3 दूना 6, तो 6 माने अब ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन के 2 पायरुविक अम्ल में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यह होता कहाँ है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में, कोशिका के, हाँ कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ठीक। कोशिका या कोशिका के साइटोप्लाज्म, ये जानते रहो कि किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। क्लियर? अभी तक दिक्कत नहीं है ना? यहाँ यह साइटोप्लाज्म में होता है। तो पहला चरण यही है कि 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन के 2 पायरुविक अम्ल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है ठीक। अब देखिए आगे, अब ये जो पायरुविक अम्ल है, इस पायरुविक अम्ल का अब आपको चाहिए क्या? आपको ऊर्जा चाहिए। तो ये पायरुविक अम्ल तब तक ऊर्जा नहीं दे पाएगा जब तक इससे ऑक्सीजन न मिले। तो ये दूसरे चरण में क्या करेगा? ये जो 2 पायरुविक अम्ल हैं, दूसरा चरण बता रहे हैं, ये 2 पायरुविक अम्ल, अरे हिंदी में ही लिख रहे हैं ना, पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ये 2 पायरुविक अम्ल जो है ये जाकर के किसमें जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहते हैं सूत्रकणिका। ये 2 पायरुविक अम्ल जो है, बोल दो उनको, जाके खड़ी होके बोलो उनको कि स्लो बोलिए, यहाँ हम बोल रहे हैं वहां नहीं जा रहा है ना। देखो 2 पायरुविक अम्ल के माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो 2 पायरुविक वाला अम्ल था यहाँ मिला था, देखो टूटा क्या था? ग्लूकोज, ग्लूकोज टूट के क्या बन गया था? पायरुविक अम्ल। और यही पायरुविक अम्ल भैया प्लस पायरुविक अम्ल के साथ यहाँ 2 एटीपी मिलेगा। क्या? 2 एटीपी। एटीपी तो बनेगा, एटीपी तो बनेगा 4। कितने एटीपी बनेंगे? 4। लेकिन 2 एटीपी इस अभिक्रिया में खर्च हो जाएगा। अभिक्रिया करने में 2 एटीपी क्या हो जाएगा? खर्च। और कितना एटीपी बच जाएगा? 2 एटीपी ना। अब 4 एटीपी बना था, 2 एटीपी अभिक्रिया में खर्च हुआ, बचा कितना? 2। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो 2 पायरुविक अम्ल बना था, ये एनर्जी तभी देगा जब इसको क्या मिले? ऑक्सीजन। तो ये चला जाएगा कहाँ? ये माइटोकॉन्ड्रिया में कौन चला आया? पायरुविक अम्ल। और याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पढ़ा दिए हैं श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन आता है कहाँ पहुँचता है? अब ये किससे? इस माइटोकॉन्ड्रिया से अब ये पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा और ये पायरुविक अम्ल किससे क्रिया कर लेगा? ऑक्सीजन से। यानी हम लिख रहे हैं पायरुविक अम्ल, इस माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल, अम्ल प्लस O2 सही है। ये पायरुविक अम्ल कहाँ पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया कौन? पायरुविक अम्ल। और पायरुविक अम्ल जब यहाँ पहुंचा तो किससे क्रिया किया? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्रिया करके ये 2-3 चीज बनाएगा। अब जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये वो जल बनाएगा, H2O। और जो कार्बन था,
उस कार्बन को 6 कार्बन के रूप में 6 CO2 6 कार्बन वाला एटम वाला बना देगा। माने बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बना देगा? देखिए 2 चीज बना देगा। 6 कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड, पहले कार्बन था, ये कार्बन था, अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। दूसरा H2O बनाया यानी जल बनाया। तीसरा काम यहाँ करेगा NaDH बनाएगा, NaDH ना, NaDH और FADH बनाएगा, FADH, FADH2 और NaDH बनाएगा 8 और FADH बनाएगा 2 और ये दोनों कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल। कैरिंग माने क्या? ढोने वाला मॉलिक्यूल। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? परिवहन करेगा। तो फिर से सुन लो, ये प्रोसेस थोड़ा सा अजीब टाइप का है, इसलिए बार बार बताना। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज इम्बडेन न मेयरऑफ और परनास ने किया था, इसीलिए EMP पाथवे भी कहते हैं। अब ये जो 2 पायरुविक अम्ल ये था, ये आके माइटोकॉन्ड्रिया में आया। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन से क्रिया करके जल, कार्बन डाइऑक्साइड, NaDH और FADH, ये प्रोटॉन ग्राही NaDH बनाएगा, प्रोटॉन ग्राही FADH2 बनाएगा, जो किसको ढोएगा? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रेम है प्रोटॉन को किससे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चाहता है प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचना और प्रोटॉन चाहता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, और दोनों अपना ताकत लगाते हैं और इस ताकत की वजह से वो चक्कर माने अपने कक्षा में क्या करने लगता है? स्पिन। तो यहाँ से ये किसको माने इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल, ये दोनों ढोने वाले हैं। अब अगला चक्र आएगा, कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र, यानी क्रेब्स साइकिल। कौन सी साइकिल? ये इसकी खोज किसने किया था? हाँ, क्रेब्स ने, इसीलिए इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। इतना उतारो पहले आप। ठीक, देखो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप बनाना भैया। ये पायरुवेट के दोनों अणु कहाँ गए? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से पायरुवेट के अम्ल ने क्या किया? अवक्रिया किया, और अवक्रिया करके 2 चीज बनाएगा, कोएंजाइम बनाएगा। क्या बनाएगा? इस प्रोसेस में क्या बनेगा? कोएंजाइम। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको हटा के थोड़ा सा। इस प्रोसेस में जब ये क्रिया करेगा तो एक कोएंजाइम बनाएगा, कोएंजाइम। CO एंजाइम बनाएगा, कोएंजाइम। और दूसरा कार्बन जो था, यहाँ देखो क्या है, पायरुवेट में 6 कार्बन है, 2 अणुओं में टूटा है तो 3 कार्बन है। तो ये जो कार्बन है ये लास्ट होकर के, कार्बन लास्ट होकर के किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन लास्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बन लास्ट होकर के किस में बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। और इस प्रोसेस में कार्बन लास्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और NaDH ना, NaDH से क्रिया कर लेगा, NaDH। देखो NaDH से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखो फिर से बता रहे हैं, पायरुवेट के दोनों अम्ल किससे क्रिया कहाँ गए? माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुवेट के अम्ल ऑक्सीजन से क्रिया किए तो कोएंजाइम को बनाया। कोएंजाइम को बनाने के बाद इसमें और क्या हुआ? कार्बन जो था वो लास्ट हुआ, लास्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। NaDH जो कि क्या होता है? जो कि कोएंजाइम होता है ना, इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल है। ये कोएंजाइम होता है जो किसके तोड़ने में? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने में सहायक होता है। ये NaDH क्या है? कोएंजाइम है, कोएंजाइम। ये NaDH कोएंजाइम है जो क्या करता है? NaDH क्या है? कोएंजाइम, जो किसका? ग्लूकोज का। यहाँ लिख दें ऊपर, जो ग्लूकोज का क्या करने में? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने में सहायक होता है। ग्लूकोज का क्या करता है? ऑक्सीकरण। ठीक, अब देखो दूसरा चरण हम आपको 3-4 बार बता दे रहे हैं, जैसे आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है। ये पहला वाला तो किसी को दिक्कत नहीं है, माने ग्लूकोज के 6 अणुओं का पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। या कोशिका के कोशिका साइटोप्लाज्म में होता है, और ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। जो पायरुवेट बना है,
ये पायरुवेट पहुंच जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियम। जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जा घर कहा जाता है और एटीपी को ऊर्जा मुद्रा, तो ये शरीर का ऊर्जा घर है। जब यहाँ पहुंचता है कौन? पायरुवेट, तो इसमें रहता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और क्रिया करके कोएंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? वो एसिटिल कोएंजाइम। पूरा लिखना हो तो पूरा लिख सकते हो, एसिटिल कोएंजाइम बनाता है। एसिटिल एसिटिल कोएंजाइम किसका निर्माण करेगा? एसिटिल कोएंजाइम का। और साथ के साथ जो कार्बन था वो लास्ट होगा और क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ प्रोटॉन ग्राही NADH ये कोएंजाइम भी बनेगा जो काम क्या करता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण में ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है श्वसन। कोश की श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने का काम कौन करेगा? NADH, जो कि क्या होता है? कोएंजाइम होता है। ठीक, ये था प्रोसेस नंबर 2। अब हम लोगों को देखना है क्रेब्स चक्र ना। अब उतार लो, ये ठीक है ना। वहाँ अगली बार थोड़ा सा गलती हो गया था। जो जल बना सही ना बने? हाँ, जल तो बने इस अभिक्रिया में बनेगा, क्रेब्स चक्र में नहीं। बनाओ। ये इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं ना। तीसरा चरण देखिए, उतार लिए हो ना, ये वाला हम मिटा दे रहे हैं। चरण नंबर 3 देखिए। अब जो बना है, क्या बना है यहाँ? एसिटिल को एंजाइम। देखो, दूसरे चरण में जो पायरुविक अम्ल के 2 अणु थे ना, ये क्या किए? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन से क्रिया कर लिए और जब क्रिया किए तो 3 चीज बना। पहला बना एसिटिल को एंजाइम बना, कार्बन का लास्ट हुआ और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाए। और तीसरा NADH जो था वो एंजाइम है जो क्या करता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर दिया। अब ये जो कोएंजाइम एसिटिल कोएंजाइम है, ये एसिटिल कोएंजाइम तीसरे चक्र में, ये क्रेब्स चक्र कहते हैं इसे सिट्रिक साइकिल कहते हैं। देखो सिट्रिक साइकिल दिया होगा, सिट्रिक, अरे लिखना बोल दे रहे हैं, इसे सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं। ये जो कोएंजाइम था, ये CO एंजाइम, कोएंजाइम, ये कोएंजाइम बहुत सारे कंपाउंड के साथ, किसके साथ? बहुत सारे कंपाउंड के साथ, बहुत सारे कंपाउंड के साथ, किसके साथ? बहुत सारे कंपाउंड के साथ क्रिया करके, कंपाउंड के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाएगा? कई चीज बनाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा H2O, और इसमें क्या बनेगा? 8 NADH बनेगा और 2FADH2 बनेगा, 2FADH2। हाँ, यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में ना, और ATP का भी निर्माण होगा, 2 ATP भी बनेगा। तो इतना चीज बनेगा ATP। देखो तीसरा चरण सिंपल है, दूसरा चरण ही कठिन है। ये पायरुविक अम्ल के 2 अणु जाके माइटोकॉन्ड्रिया से क्रिया किए और क्रिया वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में गए तो वहाँ ऑक्सीजन से क्रिया किए, ऑक्सीजन से क्रिया करके एसिटिल कोएंजाइम बनाए, कार्बन लास्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना। NADH कोएंजाइम है जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया था। ग्लूकोज का क्या कर दिया था? ऑक्सीकरण, क्योंकि ये ग्लूकोज ही टूटा है तो ग्लूकोज का ये क्या कर दिया? ऑक्सीकरण। अब ये तीसरा, जब ये कोएंजाइम आया तो ये कोएंजाइम क्या करेगा? बहुत सारे कंपाउंड के साथ क्रिया करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएंगे। किसके रूप में? बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दिए जाएंगे। जैसे हम लोग जो जल लेते हैं तो कहीं कहीं बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है? बाहर निकल गया। इसके बाद 2 ATP बनेगा। कितना ATP? 2 ATP, 8 NADH और 2 FADH2 बनेगा। 8 NADH और 2 FADH2 बना लेगा। किसको? ये इतना प्रक्रिया हुआ किस प्रक्रिया में? क्रेब्स चक्र में। और ये जो दोनों है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल, कैरिंग मॉलिक्यूल। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल, यही अब क्या करेंगे? यही इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर होगी, मेम्ब्रेन,
उस मेम्ब्रेन पर प्रोटीन की झिल्ली होगी और उस प्रोटीन की झिल्ली पर जाकर ये अटैच कर जाएंगे। कौन? ये। और अटैच करके हम लोगों को क्या देंगे? ऊर्जा। क्या प्रदान करेंगे? ऊर्जा। या चौथा चरण इसको उतारो तो चौथा चरण हम बताना चालू करें। यहाँ कहीं दिक्कत हो तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं? देखो कुछ नहीं, सिंपल है यार, बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझना है। ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज टूटा, माने ग्लूकोज के 6 कार्बन टूट गए। कितने कार्बन में? 3 कार्बन के 2 पायरुविक अम्ल में टूट गए। टूटने की क्रिया कहाँ हुई? कोशिका के साइटोप्लाज्म में। यह एक ऐसी क्रिया है जो ऑक्सी तथा अनाक्सी दोनों होता है। या इसके बाद लिंक अप क्रिया चालू हुआ, जो 2 पायरुविक अम्ल थे ये माइटोकॉन्ड्रिया में गए। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से इसने क्रिया किया, क्रिया करके स्टील को एंजाइम बनाया, कार्बन लास्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना और NaDH बना, जो कोएंजाइम है जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया। और फिर ये जो स्टील कोएंजाइम था, ये क्रेब्स चक्र, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसीलिए इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसे सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं। यह कोएंजाइम जो था ये बहुत सारे कंपाउंड से क्रिया करके कई चीज बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया, ATP बनाया और 8 NaDH और 2 FADH2 बनाया। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल। इतना देख लीजिए। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल मिल गया, अब इलेक्ट्रॉन का परिवहन देख लेंगे, खत्म हो जाएगा पूरा कंप्लीट। चरण नंबर 4 देखिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन। ठीक, इलेक्ट्रॉन परिवहन क्या इसको मिटा दे रहे हैं? नहीं तो इस तरफ लिख दें क्या, ग्लाइकोलिसिस की तरफ? यहाँ लिख दे रहे हैं ना, ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो सिंपल प्रोसेस था। इलेक्ट्रॉन परिवहन ये चौथा चरण जो यहाँ हमने लिखा है, इसको हम मिटा करके इस तरफ कर रहे हैं क्योंकि समझाना है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन परिवहन। इलेक्ट्रॉन परिवहन, इलेक्ट्रॉन परिवहन क्या होता है भैया? अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ा होता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या चढ़ा होता है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की झिल्ली ना, मेम्ब्रेन की झिल्ली जो प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर। इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर, बाउंड कैरियर। अब इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर मतलब समझ रहे? कैरियर। अब इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर, बाउंड माने बंधन बना लेना, बाउंड माने क्या करना? बंध बना देना। देखो ये इलेक्ट्रॉन को लेके गया, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को क्या किया था? लेके जा रहा था। और जहां जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे पहुंचा, इसके पास बांधने वाली रस्सी पड़ी है। ये क्या किया? सबको बांध लिया। कहाँ जाओगे? इधर आओ ना। किसको किसको बांधा? इन सबको बांध। तो इसीलिए लिखा है इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर। यह क्या होता है? यह प्रोटीन का ना, देखो यह प्रोटीन का एक ना चैनल होता है, यह प्रोटीन चैनल होता है। ये जो होता है कि क्या होता है? इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पे होता है यह प्रोटीन चैनल होता है। क्या? प्रोटीन चैनल। और ये प्रोटीन चैनल क्या करता है? अब आप देखो कितने पायरुविक अम्ल थे? 2। और एक पायरुविक अम्ल में 18 ATP। कितने पायरुविक अम्ल हैं? 2 पायरुविक और प्लस 2 ATP बच गया था। 18 ATP में 2 ATP पहले ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP यूज हुआ था और 2 ATP बचा था। तो ये प्लस 2 ATP। अब देखो इधर 2 पायरुविक अम्ल, एक पायरुविक अम्ल में 18, तो 2 गुणे 18 ATP प्लस 2 ATP। कुल कितने ATP बनाएंगे? 36। 18 गुना 36 और 2 तो कितने ATP मिल जाता है हमको? 38 ATP। और यही ATP है हम लोगों का स्टेबलाइजर या फिर बैटरी। यही हम लोगों का क्या है? बैटरी, जो हम लोगों को चार्ज रखता है। और जब ये ATP का माने कम होगा, खर्च हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को थकान लग जाएगी। जब तक ATP भरपूर रहेगा तब तक हम आसानी से बोल सकते हैं, डोल सकते हैं, चल सकते हैं, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ATP जैसे ही खर्च हुआ तो हम लोगों को बोलने में भी दिक्कत होगी, डोलने में भी। तो यही पूरा प्रोसेस कहलाता है। क्या? तो देखो हम फिर से अब शॉर्ट में बता रहे हैं, सुनो। डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, आप सुनो। सबसे पहले क्या हुआ? ग्लूकोज के 6 कार्बन टूट करके पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन के 2 अणुओं में टूट गया, जो किसमें हुआ? कोशिका के साइटोप्लाज्म में, जिसे हम लोगों ने क्या कहा? ग्लाइकोलाइसिस।
इसके बाद ये आगे चल करके जो 2 पायरुविक अम्ल था वो किसमें टूटा, माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया में पहुंच गया पायरुविक अम्ल, और माइट्रोकांड्रिया में पड़ा ऑक्सीजन फेफड़े ने दिया था, और उस फेफड़े को ये ले करके, इस पायरुविक अम्ल फेफड़े से क्या लेकर के, ऑक्सीजन लेकर के एसिटिल को एंजाइम बनाया, कार्बन को लास्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर करके क्या निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड या NaDH बनाया, जो कि कोएंजाइम है जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर दिया। अब ये कोएंजाइम जो एसिटिल कोएंजाइम था, ये बहुत सारे कंपाउंड के साथ क्या किया, तीसरे चरण में बहुत सारे, या क्रेब्स चक्र में बहुत सारे किसके साथ, कंपाउंड के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ATP, 2 ATP का निर्माण किया, और उसके साथ साथ 8 NaDH और 2 FADH2 बनाया, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल थे, यानी इलेक्ट्रॉन को ढो करके ले जाने वाले थे। इसके बाद अगला चरण चालू होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन। अब इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये जा रहा था, और यहाँ इसके माइट्रोकांड्रिया के झिल्ली पर, माइट्रोकांड्रिया में चेन बना होता है, और उस चेन पे इस तरीके का चेन दिखता है माइट्रोकांड्रिया पे, ये ऐसे करके ना, और इस चेन पे ऐसे ऐसे करके इस माइट्रोकांड्रिया के मेम्ब्रेन पर क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर, जो किसका बना होता है, प्रोटीन। ये किसके चैनल है, कौन से, प्रोटीन चैनल। ये कौन चैनल है, प्रोटीन। इस प्रोटीन चैनल पर इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर है, और जैसे ही ये वहां पहुंचेगा, ये इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, और पकड़ करके ये क्या करेगा, 2 पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP, पायरुविक अम्ल का ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, ये 2 पायरुविक अम्ल और 1 पायरुविक अम्ल 18 ATP, तो 2 पायरुविक अम्ल 18 दूना 36 और प्लस 2 38 ATP बना देगा, और इस प्रकार हमको क्या मिल जाएगा, ऊर्जा। इस तरीके से आपका ये श्वसन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे परिवहन, जो ब्लड से रिलेटेड है। ठीक, अब मिलेंगे कल। ठीक, उतार लो इसको।